ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म होने की तारीख आती जा रही है और दूसरे ऐसे तनाव में वार्ता कैसे होगी? क्या जंग फिर शुरू हो जाएगी? दुनिया की नजरें जहां ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता पर हैं, वहीं पिछले कुछ दिनों की हलचल चिंता पैदा करने वाली है। होर्मुज और ईरान के यूरेनियम पर बात बनती नहीं दिख रही है। होर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटी तो अब ईरान ने फिर इसे ब्लॉक कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका को नहीं देने जा रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बातचीत भी चल रही है और ये बात भी चल रही है कि जंग कभी भी फिर शुरू हो सकती है। सीज फायर की कोशिशों के बीच तनातनी भी बढ़ती जा रही है। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नौसेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। IRGC ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर लगाए गए अपने नौसैनिक प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक इस अहम समुद्री मार्ग से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से भी कोई जहाज होर्मुज के पास न आए। IRGC ने साफ कहा है कि होर्मुज में हमारे आदेश मानो वरना दुश्मन माने जाओगे। इससे पहले ईरान ने होर्मुज खोलने की बात कही थी। 16 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से 10 दिनों का युद्ध विराम तय हुआ था। इसके बाद 17 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने घोषणा की कि युद्ध विराम के दौरान व्यावसायिक जहाजों के लिए मार्ग पूरी तरह खुला रहेगा। लेकिन 18 अप्रैल को अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने के विरोध में ईरान ने मार्ग दोबारा बंद कर दिया। कि अब हालात जो है फिर से युद्ध जैसे लग रहे हैं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर एक मैप के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पहले जो शिप जो था इस रास्ते से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर क्रॉस करता था, लेकिन फिर बाद में ईरान ने फैसला किया कि इस रास्ते से होकर नहीं गुजरेगा, बल्कि ये जो रास्ता आप देख रही है जो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगा, यानी लद्दाख द्वीप के आसपास होगा, ये पूरा ये कंट्रोल में होगा, ईरान कंट्रोल करेगा। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के नियंत्रण में रहेगा और बिना ईरान के मर्जी से कोई भी शिप गुजर नहीं पाएगा। तो समझा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में कहीं नहीं कि कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में कंफ्यूजन हुआ और उस कंफ्यूजन का नतीजा है कि अब हालात फिर से ऐसे लग रहे हैं कि कहीं युद्ध वाले हालात नहीं पैदा हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि हम जो है सीज फायर का डेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो यानी सीज फायर नहीं हो बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि क्या युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ट्रंप के बयान भी बदलते रहे हैं। कभी वो ऐलान करते हैं कि होर्मुज पूरी तरह खोल दिया है, कभी वो कुछ और कहते हैं। ट्रंप ने 15 अप्रैल 2026 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर होर्मुज और चीन के संबंध में कई बड़े दावे किए थे। उन्होंने होर्मुज के लिए कहा था कि वो उसे पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं, लेकिन होर्मुज के पास ईरान के लिए अमेरिका की नाकाबंदी जारी रही। ईरान ने अब फिर होर्मुज ब्लॉक कर दिया तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no navy. They have no air force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. होर्मुज का मुद्दा ऐसा है कि खबर आई कि ईरान में भी सेना और सरकार के बीच विवाद है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, वो उसी का आदेश मानती है। होर्मुज का कंट्रोल भी IRGC की नेवी करती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 17 अप्रैल को युद्ध विराम के सम्मान में मार्ग खोलने का वादा किया था। वो कूटनीति के जरिए तनाव कम करना चाहते थे। वहीं IRGC ने 24 घंटे के भीतर ही कहा था कि होर्मुज का नियंत्रण उसके हाथ में है, इसे खोलने का फैसला सरकार नहीं ले सकती। होर्मुज के अलावा एक और मुद्दा है जिस पर तलवारें खिंची हुई हैं।
वो मुद्दा है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इसे अमेरिका को नहीं सौंपेगा। I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि जिस यूरेनियम की बात अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरह IAEA के सुपरविजन और मॉनिटरिंग में तैयार किया गया। जंग से पहले वो यूरेनियम पूरी तरह IAEA के सर्विलांस में था। अब वहां अमेरिका और इजराइल ने बमबारी कर दी है। ईरान अमेरिका के बीच जंग 8वें हफ्ते में पहुंच गई है। इसे खत्म करने की कोशिशें होर्मुज की तरह ही फिलहाल ब्लॉक नजर आ रही हैं। 14 दिन का युद्ध विराम 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। दूसरे दौर की शांति वार्ता पर बात हो रही है, लेकिन दोनों ही पक्ष होर्मुज और यूरेनियम पर अड़े दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो अब सवाल ये है कि जो मौजूदा सीज फायर चल रहा है, क्या उसके बाद या उसके खत्म होते ही वापस ये युद्ध शुरू हो जाएगा? ये इसलिए है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के आसपास या पूरे पश्चिमी एशिया में जो अमेरिकी फौज हैं उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और 18 अप्रैल की रात डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग भी कर चुके हैं। तो खबरें हैं कि तैयारी इजराइल भी कर रहा है और ईरान भी। क्या 22 अप्रैल या उससे पहले ही पश्चिम एशिया में जंग का दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा? क्या फिर से मिसाइलें चलने लगेंगी? क्या फिर से तबाही मचनी चालू हो जाएगी? ये सवाल उसी दिन से उठ रहे हैं जब से युद्ध विराम चालू हुआ। शांति की बात होती रही है, लेकिन जंगी तैयारियां और गहमा गहमी भी जारी है। शनिवार रात एक बड़ी खबर आती है। अमेरिका में उस समय सुबह का वक्त था। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आती है कि राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए पहुंचे थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा था। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के अचानक बंद होने पर चर्चा करना था। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है। खबरों के मुताबिक इसमें ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे। ये वॉर रूम मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में समुद्र में जहाजों पर फायरिंग और हमलों की रिपोर्टों के बाद ट्रंप ने अपनी शीर्ष सुरक्षा टीम के साथ जवाबी कार्यवाही पर विचार विमर्श किया। इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सेना एक बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 18 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान से जुड़े तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों पर चढ़ने और उन्हें जब्त करने की तैयारी कर रही है। इसे इकोनॉमिक फ्यूरी नाम दिया गया है। मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना ताकि वो हॉर्मुज को पूरी तरह से व्यापार के लिए खोल दे। ये कहा जा रहा है कि ये अभियान केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी सेना दुनिया भर में ऐसे जहाजों को निशाना बनाएगी जिन पर ईरान के लिए तेल या हथियार ले जाने का संदेह है। ये खबरें लगातार आ रही हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी जंगी बेड़े और सैनिक लगातार पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। इससे ये साफ लगता है कि अमेरिका कुछ तो बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल अपने सबसे शक्तिशाली बेड़े को तैनात किया है। विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS अब्राहम लिंकन ये बेड़े का नेतृत्व कर रहा है और वर्तमान में अरब सागर में तैनात है। USS जेराल्ड R फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत जो वर्तमान में लाल सागर और ओमान की खाड़ी के पास सक्रिय है। USS जॉर्ज H.W. बुश ये पोत भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और अप्रैल के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस जहाज USS पिंकनी ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गश्त कर रहा है। USS स्प्रुअन्स हाल ही में इस डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी तेल टैंकर को रोककर वापस लौटने पर मजबूर किया था। USS रेशमोर ये डॉक लैंडिंग शिप सक्रिय रूप से नाकाबंदी अभियान चला रहा है। USS न्यू ऑरलियंस ये एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप ईरानी जहाजों की हर हलचल पर पैनी नजर रख रहा है।
USS त्रिपोली ये जहाज मरीन सैनिकों के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया है जो जहाजों पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका के कम से कम 15 युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इन युद्धपोतों को F-35C लाइटनिंग सेकंड और FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमानों का बैकअप मिल रहा है। वहीं सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ये करीब 50,000 है, जिनमें जल्दी ही बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तनाव से निपटने की तैयारी पूरी है। इजरायली वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टारगेट की सूची तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे बदलते संकेतों पर नजर रख रहे हैं। वहीं ईरान भी सचेत है। माना जा रहा है कि उसे आशंका है कि अगर शांति वार्ता फेल होती है तो अमेरिका जमीनी हमले कर सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन के खतरे को देखते हुए अपनी जमीनी सेना की तैयारी तेज कर दी है। ईरान ने जनफदा नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लाखों वॉलंटियर्स को सेना और बासिज फोर्स में शामिल करना है। नए सैनिक विशेष रूप से शहरी युद्ध और ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स का उत्पादन 10 गुना बढ़ा दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार जरूर है, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के पास पैसा है, ज्यादा हथियार हैं, जंग का ज्यादा अनुभव है, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति के दम पर हालात को अपने पक्ष में किया है। सीज फायर के बाद जंग की आशंकाओं के बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्टर जारी किया, जिस पर वो सैल्यूट करते दिख रहे हैं और साथ ही ये लिखा है कि द बेस्ट इज येट टू कम, यानी सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अब वो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। वो ईरान पर सबसे बड़े हमले की बात कर रहे हैं या शांति की, इस पर से धुंध जल्दी ही छंट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो युद्ध विराम से पहले जब जंग जारी थी तब ईरान की मिसाइलें और ईरान के जो ड्रोन्स हैं उसने अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका कहता रहा कि जंग में ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडार को करीब करीब खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ईरान के मिसाइलों के जखीरे में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। ईरान ने बढ़ाई ताकत। सैन्य शक्ति में इजाफा। बचा है ड्रोन मिसाइल का जखीरा। सीज फायर में युद्ध की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस बीच ईरान अपनी सैन्य शक्ति और भी बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी ड्रोन और मिसाइल का बड़ा जखीरा मौजूद है। सामने आया है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। कई हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। ईरान के पास अभी भी अपने ड्रोन जखीरे का करीब 40% हिस्सा मौजूद है। यही नहीं, ईरान की 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर भी सक्रिय हालत में हैं। अमेरिका के साथ चली जंग में हुए नुकसान के बावजूद ईरान तेजी से अपनी क्षमता को और भी बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने ड्रोन जखीरे का 70% हिस्सा तक वापस हासिल कर सकता है। हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा रखा है और सीज फायर के बीच वो ये ताकत और भी बढ़ाकर युद्ध में लड़ने के लिए खुद को और भी मजबूत कर रहा है। अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास लगभग 70% बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स भी अभी भी चालू हालत में हैं।
ईरान का ड्रोन बेड़ा मिसाइलों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके बाद लगभग 40% हिस्सा अभी बचा है। ईरान की मिसाइल सिटीज और पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगें मिसाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अहम रही हैं। कई लॉन्चर्स जो हमलों में दब गए थे, उन्हें ईरान फिर से निकाल रहा है। ईरान के पास अभी भी हजारों मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागिरी ने कहा कि ईरान किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए तैयार है और इसे पूरी तरह विफल कर दिया जाएगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा होने तक हार्मूज पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे। ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए और साथ में एक पूर्ण युद्ध विराम। हम किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने हार्मूज पर अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाने का दावा किया है। ईरान इस वक्त अपनी कमान संरचना को मजबूत करने और मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से सक्रिय करने में लग रहा है। 22 अप्रैल को इस सीज फायर के खत्म होने की संभावना है, जिससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर जंग दोबारा छिड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ट्रंप अक्सर पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। ईरान अमेरिका में युद्ध विराम है इन दिनों और उसके अगवा जो हैं वो भी आसिम मुनीर ही नजर आए, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये दोस्ती यानी कि ट्रंप की आसिम मुनीर से दोस्ती कहीं ट्रंप के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सेना का सबसे अच्छा जनरल कोई अमेरिकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिनके बारे में ट्रंप तारीफें करते नहीं थकते। लेकिन ट्रंप की पाकिस्तान और वहां के आर्मी चीफ के साथ बढ़ती नजदीकियां विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान का दौरा किया है। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ ट्रंप से गहरी दोस्ती और दूसरी तरफ ईरान के सैन्य नेतृत्व से रिश्ते निभा रहे मुनीर कहीं दोहरा किरदार तो नहीं निभा रहे। फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार आसिम मुनीर के ईरान के साथ संबंध रातों रात नहीं बने हैं। जब वो 2016 और 17 में पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे, तभी से उन्होंने ईरान के भीतर अपने संपर्कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। ये कहा जाता है कि मुनीर केवल ईरान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई IRGC के साथ भी लगातार संपर्क में रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनीर का ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ ये पर्सनल इक्वेशन अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने सीधे तौर पर आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुनीर के IRGC से संबंधों को ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बताया है। रोगियों का कहना है कि अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान एक दगाबाज सहयोगी साबित हुआ था, जो दोस्ती का नाटक करते हुए पीछे से तालिबान की मदद कर रहा था। विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या अमेरिका को मुनीर धोखा तो नहीं देंगे। वहीं ट्रंप लगातार मुनीर की तारीफों के पुल बांधते रहे। ट्रंप की नजर में पाकिस्तान के PM भले ही कुछ ना हो, लेकिन मुनीर की वो खूब तारीफ करते हैं। वो उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जून 2025 व्हाइट हाउस में पहली बार किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की राष्ट्रपति के साथ निजी लंच पर मुलाकात हुई। ट्रंप ने मुनीर को बहुत स्मार्ट और असाधारण व्यक्ति बताया। अप्रैल 17, 2026 लेबनान और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय युद्ध विराम प्रयासों के बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया और उन्हें शानदार कहा। इस्लामाबाद में जब वार्ता हुई थी तो वो मुनीर ही थे जो ईरान और अमेरिका दोनों देशों के प्रतिनिधियों को रिसीव करने पहुंचे थे।
अब अगले दौर की वार्ता करवाने में भी उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। लेकिन ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुनीर पर भरोसा ट्रंप को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हॉर्मूज में इस बार का तनाव किसी भी देश के लिए ठीक साबित नहीं होने वाला है और भारत के जहाजों पर शनिवार को हुआ जो हमला था उसने ये साबित कर दिया है। शनिवार को हॉर्मूज से भारत आ रहे 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत ने ईरान के राजदूत को तलब भी किया। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। अब तक इस दबाव का असर सिर्फ नौसैनिक जहाजों पर था, लेकिन अब तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर भी इस दबाव के दश्त झेल रहे हैं। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefan Navy. Trade is locked and शनिवार को होर्मुज़ स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। गोलीबारी से एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली को तलब करके विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराई जाए। उधर गोलीबारी से महज कुछ घंटे बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति अभी अनिश्चित है और भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी से फैसले ले रही है और किसी भी खतरे से निपटने की कोशिश कर रही है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी तय की गई है। इस गारंटी से समुद्री व्यापार को मदद मिलेगी। इस ऐलान के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक धमाका हुआ है और वहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ उसमें 13 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर आ रही है तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले से। इसमें मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं खबरों के साथ। तो ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध का एक और मोर्चा लेबनान में खुला हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने यहां चारों तरफ तबाही मचा दी है और इस बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन शनिवार की देर शाम खबर आई कि लेबनान पर फिर से हमले हुए हैं। हमारी टीम लेबनान में है और इजराइल दोनों जगह वॉर जोन में है। आपको लगातार वहां की तस्वीरें और वहां से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लेबनान का टायर शहर, जो इजराइल की सीमा से 12 मील दूर है, इस इलाके में कई हमले होते रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले रिहायशी इमारतों को यहाँ निशाना बनाया गया, जो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। एनडीटीवी के मोहम्मद गजाली आपको इस शहर का हाल दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी इमारत होती थी, रेसिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाका होता था और इस इलाके में बताया जा रहा है कि सीज फायर जब अनाउंस
सीजफायर की जब घोषणा हुई उससे सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पर इजराइल ने तीव्र हमले किए और यहाँ पर करीब 60 लोगों की मौत हो गई या उन्हें मार गिराया गया। 60 आम लोग थे। हालांकि इजराइल अपने तरफ से हमेशा ये क्लेम करता रहा है कि वो हिजबुल्लाह के लोग होंगे या हिजबुल्लाह के थे, लेकिन यहाँ पर आम लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ शिया समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें हिजबुल्लाह का समर्थक नहीं बताया जा सकता। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस इलाके में बड़ी बड़ी मशीनें, जिससे यहाँ पर की चीज़ों को, मलबे को क्लियर किया जा सके और आम लोगों की जिंदगियां किस तरह से जंग खत्म कर देता है, ये इसका जीता जागता नमूना है। सीजफायर यानी युद्ध विराम की घोषणा से सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पर एक बहुमंजिली इमारत को जमींदोज कर दिया गया और उसमें कई लोगों की मौत हुई, करीब 60 लोगों की मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि अभी भी इस पूरे रबल में, या कह लें ये जो मलबा गिरा हुआ है, इसमें अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हमले में रिहायशी इमारतों के साथ कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया। इस हमले से जमीन के अंदर मौजूद पानी की पाइपलाइन भी बुरी तरह बर्बाद हो गई। लोगों की जान जाती है। यहाँ पर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो है पानी की पाइपलाइन है और ये पूरा पाइपलाइन भी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से इस इलाके में पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। और अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में कैसे जो रिहैब या रेस्क्यू एफर्ट्स जो कहे जा सकते हैं वो चलाया जा रहा है। इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और आम जनजीवन जो है वो किस तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि न सिर्फ रिहायशी इलाका, सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जहां पर होटल्स थे, जहां पर लोग रेस्टोरेंट में बैठते थे और वहां पर जो है उसको भी क्षति पहुंची है। ये पूरा इलाका, करीब 500 मीटर का इलाका आप कह सकते हैं मेडिटेरेनियन के आसपास का, ये पूरा मलबे में बदल चुका है। दक्षिणी लेबनान के नेबती ये इलाके में कई दुकानें तबाह हो गई। इस शहर में इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में काफी नुकसान हुआ है। इस पूरे शोरूम पे हमला हुआ है और ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर आप देखें तो ये एक फूल की दुकान होती थी, फ्लावर शॉप जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, और इस पे लिखा हुआ है महाबा रोजेस, यानी यहाँ पर शादी ब्याह का सामान जो है वो बेचा जाता था, फूल गुलदस्ते बेचे जाते थे। और आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ देखें ये इस पूरे इलाके की क्या हालत हो गई है नबतिये में। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद अब जो ये युद्ध विराम हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच में, इससे अस्थायी शांति आ सके। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो नबतिये या टायर नाम का इलाका, साइदोन नाम का इलाका जो इजराइल के सीमा पर स्थित है, वहां वापस ना जाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि हर बार युद्ध विराम की बात होती तो है, लेकिन इजराइल हमेशा उस युद्ध विराम को तोड़ देता है। इजराइल लेबनान सीमा पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। इस इलाके में सीज फायर के बाद अभी हालात काबू में नजर आ रहे हैं। हमले फिलहाल रुके हुए हैं। मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हूँ, नॉर्मल जैकेट पहन के यहाँ पे सरहद पे खड़ा हूँ, क्योंकि शायद कुछ घंटे पहले बिना बुलेट प्रूफ पहले तो ये अपने आप को खतरा इन्वाइट करने के बराबर होता, लेकिन मैं बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के समय खड़ा हूँ, नॉर्मल जैकेट पहने हुए, और रिपोर्ट कर रहा हूँ उस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दुश्मन की नजर पूरा इस इलाके पर रहती है। हमने देखा है कि जैसे ही सीजफायर अनाउंस हुआ उसके बाद जरूर दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे शांति है। ना ही किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ना किसी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही कोई टैंक मूवमेंट नजर आ रहा है, और ना ही कोई मिसाइल फायर हुआ है। ये 10 दिन के लिए जो टेम्पररी ट्रूस अनाउंस किया गया है, लोग चाहते हैं कि परमानेंट ट्रूस बन जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा नहीं है अभी लोग। उनको लगता है कि ज्यादा देर तक यहाँ पे अमन रहता नहीं है, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनका बहुत बुरा है। जब जब कभी यहाँ पे सीज फायर अनाउंस हुआ है, कुछ ही मिनटों में देखा है सीज फायर का उल्लंघन हुआ और कोई ना कोई वजह ढूंढ ली है एक बार फिर से यहाँ पे रॉकेट दागने की या वहां पे बम्बारमेंट करने की। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ पे सीज फायर रहे और बिना किसी परेशानी के वो अपने घरों में रह सके, और जो अपने घर को छोड़कर गए हैं वो अपने घरों में वापस आ सके। फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है
लेकिन सीज फायर के खत्म होने के बाद क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर से जंग के हालात बनेंगे, ये देखना होगा। इस बीच एनडीटीवी लगातार आपको ग्राउंड से हर रिपोर्ट दिखा रहा है। लेबनान से मोहम्मद गजाली और इजराइल लेबनान बॉर्डर से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वो युद्ध क्षेत्र से आपने देखी ये ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद गजाली और प्रदीप दत्ता की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश की, वहां की समस्याओं की। वेदांता पावर प्लांट हादसे में जो लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद ये हादसा हुआ था और इस हादसे की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के बाद अब उसकी संवेदनहीनता की कहानी भी सामने आई है। एनडीटीवी ने इस हादसे के चश्मदीद से, यानी कि जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से होते हुए देखा, उन लोगों से भी बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को एक भयानक हादसा हुआ। पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 लोगों की मौत हो गई। ये सामने आया कि पिछले 1 साल के दौरान इस प्लांट में कई बार तकनीकी खराबियां सामने आई थी। यहाँ तक कि हादसे से करीब 10 दिन पहले भी तकनीकी समस्या के चलते शॉर्ट शटडाउन लेना पड़ा था। लापरवाही के साथ साथ वेदांता समूह की संवेदनहीनता भी सामने आई है। हादसा स्थल से महज 15 किलोमीटर दूर मृतक के परिवार वालों से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा। मुआवजे का चेक देने 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया और 2 घंटे लगातार इंतजार के बाद चेक दिया गया। एनडीटीवी की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो ये सच सामने आया। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, जब मैं कलेक्टर से बात कर रहा था प्रशासन से, कि कंपनी की ओर से जो पैसा था वो दे दिया गया, जो घोषणा की गई थी। हाँ, कंपनी की ओर से जो घोषणा की थी उसमें तुरंत मतलब 5 लाख अकाउंट में डाले थे उसके बीबी के, और उसके बाद 1 दिन बाद मतलब चेक दिए थे। चेक कहाँ पे दिए? चेक कोरबा में दिए थे। कोरबा में? कोरबा में आप लोग को बुलाया गया था? हाँ, हम लोगों को बुलाया गया था। सभी वो बोला कि हम सभी मृतक के परिजन को बुला रहे हैं, ऐसे बोला, तो हम लोग गए थे। ये कब गए थे आप? हम लोग 17 तारीख को, करीबन 17 तारीख को। आप लोग बोले नहीं कि कोई आ नहीं सकता क्या? हमारे परिवार में इतना दुख घड़ी है, आप लोग पैसा के लिए उतना दूर कोरबा बुला रहे हैं। हाँ, तो हम लोग वैसे नहीं बोले, लेकिन जो परिजन थे ना उसके साथ में, और जो लड़का काम कर रहा था वो बोला कि बुला रहे हैं तो जाओ बोला। हादसे में मारे गए ठंडा राम की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि वो कंपनी बंद की जाए, जिसकी लापरवाही की वजह से उनके पति की जान गई। अब जो घटना हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है? मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, कौन कैसे पोसेगा उसको? मैं अकेला कैसे पोस सकूंगी? अभी तो मेरी उम्र 26 साल हुई है और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब सरकार ने मेरे बच्चे को सबको देखे और मुझे भी अच्छे तरह से पाल पोस के बड़ा करे। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए धमाके के बाद मंजर भयावह था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले दिनेश साहू का कहना है कि अगर वह समय रहते खिड़की से नहीं कूदते तो उनकी भी इस घटना में मौत हो जाती। वहाँ से मैं ना दौड़ कर जहाँ दौड़ा तो मेरा पैर ना थोड़ा मोच हो गया, तो खिड़की से तोड़ के ऐसे मैं बाहर निकला हूँ अपना जान बचाकर। आपको किस तरह से राहत दी गई उस समय जब आप भागे? कब आपको होश आया, क्या कुछ? तो मैं जब दौड़ रहा था, मैं उतना टाइम मेरे को पता नहीं चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया। कि मैं जब अपने नीचे आया ना 0 मीटर में, तो अब मैं वहीं सो गया। फिर वेदांता के एम्बुलेंस वगैरह आए और मेरे को उठा कर ले गए वहाँ मेडिकल में। फिलहाल जांच टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं और प्रबंधन से जुड़े लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में जो मारे गए, इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, उनके साथ इंसाफ हो, उन्हें कम से कम परिजनों को मुआवजा मिले। इन तमाम मुद्दे पर, इस हादसे पर सक्ती के डीएम से बात की है हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने। सुनिए कि अब तक आखिर इस पर क्या कार्रवाई
की गई है। अमृत विकास तोपनो वहां के डीएम है। एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ की गई है, नामजद अगर कुछ लोगों के नाम कौन कौन है? देखिए, वर्तमान में जो एफआईआर है वो बेसिकली 19 लोगों के खिलाफ की गई है। एफआईआर में जो है प्राइमरली जो थे, जो चेयरमैन थे, फिर प्लांट हेड था, उनके अगेंस्ट की गई थी और देवेंद्र पटेल जी। और इसके अलावा कुछ नाम, ये नाम तो सामने आ चुके थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम? उसके अलावा और भी कई सारे लोगों के नाम हैं। और अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट में आ रही चीज़ें कि एकाएक प्रोडक्शन लोड काफ़ी बढ़ाया गया, ऑपरेशनल फॉल्ट हुए, पीए फैन जो है वो भी बंद हुआ था, ख़राब हुआ था वो घटना, और उसके बीच में 3 बार ऐसी खामियां दर्ज की गई। बावजूद इसके प्रोडक्शन जारी रखा गया और बढ़ते क्रम में जारी रखा गया। ये एक वजह अभी प्राइमरी तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट है उस पर जिक्र हो रहा है। अभी तक का 4-5 दिनों में और कुछ डेवलपमेंट इसमें? देखिए, जो जांच टीम आई थी उस समय मैं खुद मौजूद था। वो बेसिकली कंट्रोल रूम में बैठ के जितने भी लॉग्स थे, बेसिकली प्रेशर लॉग्स, टेम्परेचर लॉग्स, वो सारे मॉनिटर हो रहे थे। उसमें ये जाना चाह रहे थे ये लोग कि फ्लक्चुएशंस कैसे हुए थे। जो फ्लक्चुएशंस थे किसी भी सिस्टम में, थर्मल सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो वो कर्व्स और ग्राफ्स वो देखने की कोशिश कर रहे थे और उनके वेरिएशंस में वो सवाल पूछ रहे थे प्रबंधन से कि हुआ क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। तो ये डिस्कशन मेरे सामने हुई थी, इसलिए मैंने आपसे साझा की। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण था, क्या नहीं था, इस पे जो है अभी तक कंक्लूसिव रिपोर्ट आई नहीं है। जब वो रिपोर्ट कंक्लूसिव आएगी तभी कुछ बोलना उचित पाना होगा। जी जी बिल्कुल। एक लॉग बुक का भी जिक्र हो रहा है कि जो 10-10:30 बजे के आसपास उस दिन घटना के उसमें और नोट डाउन किया गया था पीए फैन के खराब होने या कुछ उसमें तकनीकी खामी को लेकर, उसको भी कुछ सैंपल के तौर पर जब्त किए गए हैं अभी तक? जो देखिए, अभी तक जो जांच टीम डिस्ट्रिक्ट द्वारा गठित की गई थी मैजिस्ट्रेट के अंदर, एसडीएम के अंदर, उसमें अभी बेसिकली केवल रिकॉर्ड्स अवेलेबल करने के लिए हमने बोला है। अभी तक उनको स्टडी करके हमने नहीं किया है। कारण क्या था, अभी हमारा पूरा जो फोकस था वो बेसिकली फर्स्ट था रिलीफ, दूसरा था रिहैबिलिटेशन, तीसरा था जिनके लॉसेस हुए हैं उनको हम कैसे सेटल कर सके। अभी जो है हमने बहुत हद तक जो है उसमें बेसिकली एक ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके कारण जितने भी लोग थे पीड़ित उनको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो जितने भी लोग पीड़ित थे इस हादसे में उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। प्रशासन का फोकस वहां पर सबसे पहले ये है कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन हो सके, मदद पहुंच सके पीड़ितों को। अभी इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।